everything. All those who are in 11th or 12th having in Indian economy as a subject of your economics, or the person who is preparing for UPSC or any exam where you need Indian economy as brief introduction, you can view the video, otherwise you can skip it. Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था. I will just come straight to the main points. You can take the reading, you can pause the video and just take a reading. For reference, I use NCERT book. What was the condition of Indian economy when the British just left us in 1947, just the day when we got independence? The main thing you should consider is a low level of economic development under the colonial rule. Nothing is there. Just remember, they had done development in that aspect that can help them for their trade, only and only to them. उन्होंने रेलवे बनाया for their transportation. They had a lot of tricky things that can help them, but not a single thing that can help us. For a nation, the main important aspect is education sector, their culture, their values. So the primitive primitive objective is to destroy our values, our culture, our education system, our beliefs, and they did that. When they went our mental health to be materialistic, they start ruling us and start exploiting our nation. But at that point of time, there was someone who just raised their voices. Among them, who was just remember this name, Dadabhai Nehru. In his book, he has written a book, Poverty and Un-British Rule in India. उन्होंने एक theory दी थी, Train of Wealth. इसके अलावा हमारे प्रोफेसर हैं फिनलेश व्यास, बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स से डील करते हैं, बट स्टिल ही टेक्स पार्ट एंड जस्ट गिविंग देयर सपोर्ट. एंड देयर वर मैनी हू जस्ट रेज देयर वॉइसेस. इंडियन इकोनॉमी को 6 हिस्सों में बांट रहा हूँ. मेन है, पढ़ लेना. पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर. 85% पॉपुलेशन विलेजेस में है और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है नहीं, रखा गया है ताकि ब्रिटेन में जो प्रोडक्शन चल रही है उसका रॉ मटेरियल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? एग्रीकल्चर से. अब एग्रीकल्चर के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट हैं. सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट्स और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. पहले में 3 टाइप के सिस्टम्स थे टैक्स कलेक्शन के लिए: जमींदारी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम में क्या था? जो ओनर ऑफ द लैंड है ना, उसको बोलते थे जमींदार, और जो उसके ऊपर काम कर रहा है उसको हम बोलते थे टेनेंट या पीसेंट. जो भी क्रॉप ग्रो हुई ना, उसके 11 हिस्से होते थे. 11 में से 10 हिस्से हम जो पीसेंट है वो जमींदार को देता था एज एन इनफॉर्म ऑफ टैक्स, एंड 1% वो खुद रख लेता था. इवन ये सिस्टम आज भी पाया जाता है कुछ एरियाज में, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, कुछ बिहार का पार्ट है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी ये चीज़ पाई जाती है अभी भी. हाल इलीगल है, बट वही है, गवर्नमेंट से मतलब या तो गवर्नमेंट को पता नहीं है या फिर वो एक्शन नहीं ले रही, नहीं पता. एंड हाँ, ये सिस्टम आया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेके आए थे. इसको एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता था, और ये सिस्टम क्रिएट ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था. सेकंड है महलवाड़ी सिस्टम. ये इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक ने. आज स्टार्ट हुआ था आगरा और उर्दू से. कुछ पार्ट में फैला था मध्य प्रदेश के और पंजाब के. पूरे गांव को एक सिंगल यूनिट ट्रीट करते थे. जो रेंट है, जिसे हम टैक्स बोलते हैं, वो वेरी करता है. सभी गांव को, पूरे गांव को एक यूनिट कंसीडर करते थे, और सभी टैक्स एक एक विलेज हेड के अंदर दिया जाता था. को शेयरर भी बोलते थे उसे. एंड द लास्ट वन इज रियायतवाड़ी सिस्टम. तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, एंड ये बेसिकली सदर्न में चला था, महाराष्ट्र, गुजरात, ईस्ट पंजाब, आसाम, पूर्व में. इसमें वही सिस्टम है जो हमें यूजुअली पढ़ाया जाता है कि जो महाजन, जो मनी लैंडर्स होते थे, उनसे कल्टीवेटर्स पैसे लेते थे, पीजेंट्स पैसे लेते थे, लैंड को मॉर्गेज करवाते थे, टेक देयर मनी, क्रॉप ग्रो की, बेचनी किसको है, पैसे कमाए,
ज़मीन गिरवी है, ज़मीन हाथ से गई, now they are just landless laborers. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीजेंट्स के पास पैसे नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें पैसे देती है to grow the crop they want, and they were usually like indigo and specific crop जो सिर्फ उन्हीं की नीड पूरी कर सकती है, other than that no one want their crop. सिंगल बायर है तो प्राइस टेकर होगा, प्राइस ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, सो वो प्राइस इतना कम होता था कि उनकी कॉस्ट भी वो बेयर नहीं कर पाएंगे. एंड एट द एंड दे just start getting depend on the money they get from as an advance from Britishers. And moreover जो क्रॉप वो उगाने के लिए देते थे उनसे उनकी सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, उनमें इलनेस हो रही है पीसेंट्स में. एंड मोरोवर अगर फ्लड या स्टार्वेशन जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, दे हैड टू बियर. ईस्ट इंडिया कंपनी हैज नो रिलेशन विद दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. इंडस्ट्रियल गुड बिल्कुल भी नहीं खोला, क्यों? ग्रो कर जाएंगे इंडियंस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें एज एन रॉ मटेरियल की तरह देखा गया. एक मेन चीज़ याद रख लेना, टिस्को 1907 में बना था. इंडिया फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए, सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, एंड मेनली हैंड वर्क जो हम इंट्रोड्यूस करते थे, जो हम इंडिया में बनाते थे, जो हाथ से जो काम होता था. दे इंट्रोड्यूस्ड मशीनरी गुड्स दैट वर टू चीप फॉर द प्राइस पॉइंट. वी यूज्ड टू बाय दैट चीप क्लोथ्स. सो धीरे धीरे क्या हुआ, डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की. एंड व्हाट हैपन इज हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है बिकॉज जॉब्स नहीं है, पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड एंड दे आर रिक्रूटिंग मोर एंड मोर कैपिटल एंड कैपिटल गुड्स. तो जिससे क्या हुआ, हमारा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहता है ना, जो मेन जो हमने प्रोड्यूस कराया हुआ था इकोनॉमिक साइकिल, वो कम होना स्टार्ट हो गया. जैसे समझ नहीं आएंगे आपको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ इसको रिलेट करना पड़ेगा. इसको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी, ट्रेड टैरिफ पॉलिसी भी बोला जाता है. बिकॉज एक बार सोचना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा देना, रॉ मटेरियल जो उनके लिए ज़रूरी है उसके ऊपर टैरिफ कम कर देना, ना बराबर, नेग्लिजिबल. चीप मशीन मेड गुड्स जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़ीरो टैरिफ. सो पैसा आए कहाँ से, उन्होंने सारे वेज तो बंद कर दिए. हाँ, हमें एज एन रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाए रखा इन टर्म्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, कैरोसिन, फ्यूल एंड ऑल सच थिंग्स. अब सिचुएशन ऐसी थी 1981 के दौरान, जो सेंसस वगैरह जो मेंशन कर रखे हैं आपकी बुक में, एक्चुअली 5 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, जो कि रोस्टर ने दी थी. बट 1921 में हमें पता लगा कि हम सेकंड स्टेज में हैं. आई डोंट नो ये डेटा कहाँ से लाए थे. बस ये याद रखना, लिटरेसी लेवल 16% से भी कम था, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अराउंड 218 पर 1000 था, जो बहुत है आज के मुकाबले, जबकि आज का है 33 पर 1000. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स, जबकि आज का है 69 ईयर्स. डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, अराउंड 72% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अलाइड जॉब्स में बिजी थी, बिकॉज इंडियन रॉ मटेरियल का सप्लायर है. द सिचुएशन वाज दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वाज इवन ज़ीरो. इंडस्ट्री सिर्फ कुछ हाथों में थी. सो दे वर रूलिंग, a few hands were ruling the whole backbone of an economy, that is industry. Manufacturing sector around 10% and service sector around 15 to 20%. स्पेशली जो पोर्ट से रिलेटेड थे ना, स्पेशली मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु का एरिया, कुछ आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब के एरिया में ना थोड़ा डेवलपमेंट था, स्पेशली जो पोर्ट से रिलेटेड हैं, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है. रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मानूँ तो रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, उन्होंने डेवलप किया रेलवेज एंड पोर्ट्स, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही थी. अदर देन दैट दे हैडंट डन एनीथिंग. रोड बिल्डअप किए ताकि आर्मी को मोबिलाइजेशन मिल सके, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पोर्ट के पास, ताकि
ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। हाँ, ये याद रख लेना, ब्रिटिशर्स रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अदर देन दैट कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने का इसमें। बट रेलवे का काम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इकोनॉमिक्स लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। देन दे जस्ट स्टार्ट टेलीग्राफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। चीज़ है, ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दिया है जस्ट टू मेंटेन देयर लॉ एंड ऑर्डर, जस्ट टू मेंटेन देयर डोमिनेंस ओवर इंडियन। अब अगर आप पूरे सभी फैक्टर्स को एक साथ एनालिसिस करके देखें तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्रीकल्चर हमारा बिल्कुल बेस पे है। एक तरफ हमारे ज़मींदारी सिस्टम्स वगैरह जो हमारी इकॉनमी को खा रहे हैं, देन कमर्शलाइजेशन हो रहा है, अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके फेवर में है, ट्रेड पॉलिसीज़ उनके फेवर में है, टैरिफ सिर्फ उन चीज़ों पे है जिनसे उनको फ़ायदा है। वो चीज़ें जो हम बाहर भेज रहे हैं एज एन रॉ मटेरियल, हमें उनके ऊपर टैरिफ कम है। बट वहीं अगर हम हैंडीक्राफ्ट बाहर भेज रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर अस, तो उस पर टैरिफ ज़्यादा है। उन्हें कोई सामान एज एन फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना है, सेल आउट करना है, उस पर टैरिफ कम है। एजुकेशन नहीं दे रहे, जॉब नहीं मांगेंगे, नॉलेज कम होगी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे, हमारे स्लेव बन के रहेंगे। एंड दैट्स हाउ दे रूल एंड जस्ट लेफ्ट आवर इकोनॉमी। नाउ जस्ट टेल मी, अगर किसी को लगता है कोई पॉइंट छूट गया है प्लीज़ कमेंट मी, और यू थिंक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई देन जस्ट हैव अ नाइस डे।